नमस्कार मित्रों, साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में वर्णित समानता अथवा समता के अधिकार को सिखाने जा रहा हूँ। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उन सब का विश्लेषण यहाँ करूँगा और आप समझने का प्रयास करेंगे तो एक ही बार में इस प्रकार से समझ में आ जाएगा कि दोबारा आपको लाइफ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम देखें कि इस वीडियो में आज का जो टॉपिक है वह है हमारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार, जो कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। तो लिखेंगे शॉर्ट में, समझेंगे लॉन्ग में। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? सबसे पहले तो मैं समानता की बात करता हूं। भारत विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाओं का देश है। विविधताओं में एकता है, लेकिन फिर भी एकता नहीं है। देश की आज़ादी के समय देश के अंदर जो असमानताएं थीं, उन समस्त प्रकार की असमानताओं को समाप्त करने के उद्देश्य से सभी नागरिकों को जाति, छुआछूत, वर्गवाद आदि से ऊपर उठा करके सभी को समान करने के उद्देश्य से इस मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहीत किया गया था। इसके अंतर्गत 5 अनुच्छेद वर्णित किए गए थे। क्या क्या था इन अनुच्छेद में, एक एक करके चर्चा करता हूं। सर्वप्रथम अनुच्छेद 14 की बात करता हूं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। इसका तात्पर्य है विधि अर्थात कानून। इसमें वर्णित किया गया कि कानून की नज़र में प्रत्येक व्यक्ति समान होगा, अर्थात देश का कानून किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात विधि के समक्ष समानता की गारंटी होगी। संविधान की नज़र में, सरकार की नज़र में प्रत्येक नागरिक कानूनी दायरे में कानून के हिसाब से समान होगा। अर्थात ऐसा नहीं हो सकता कि सेम अपराध के लिए एक अमीर के लिए अलग धारा हो और गरीब के लिए अलग धारा हो, स्त्री के लिए अलग धारा हो और पुरुष के लिए अलग धारा हो। अर्थात कानून की नज़र में सभी व्यक्तियों को यहाँ पर समानता की गारंटी दी गई है। यह कानून देश की सीमा के अंदर सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है और विदेशियों पर भी लागू होता है, लेकिन यह कानून शत्रु देश के नागरिकों पर लागू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई विदेश का नागरिक भारत में घूमने आता है और वह पर्यटक के तौर पर भारत में रहता है, तो उसे अनुच्छेद 14 में वर्णित जो समानता का अधिकार है वह प्राप्त है। लेकिन यदि किसी देश से हमारी शत्रुता है, उस समय युद्ध चल रहा है और उसका नागरिक हमारे यहाँ होता है, तो उस समय उस नागरिक को हम ये अधिकार प्रदान नहीं करेंगे। अब इसके बाद अनुच्छेद 14 में यहाँ पर एक बात और है। इसमें अनुच्छेद 361 में एक अपवाद भी है। क्या है कि अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध पद पर रहते हुए फौजदारी का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अर्थात कानून की नज़र में राष्ट्रपति और राज्यपाल अनुच्छेद 361 के तहत उनको अनुच्छेद 14 से अलग किया गया है, लेकिन केवल एक ही मामले में। कौन से मामले में? फौजदारी के मामले में। और यदि दीवानी का मामला है तो दीवानी के मामले में 2 माह की सूचना के बाद ही राष्ट्रपति और राज्यपाल पर मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो इस तरह से अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 361 के अंतर्गत अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया, लेकिन उल्लंघन नहीं किया गया, बल्कि देश के 2 संवैधानिक उच्च पद राष्ट्रपति और राज्यपाल को यहाँ पर कुछ छूट दी गई। लेकिन पद पर रहते हुए इनकी गिरफ्तारी या कारावास की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। तो पहले इनको पदच्युत किया जाएगा। इनको जो संविधान में वर्णित
प्रक्रिया है उसके द्वारा इन्हें उनके पद से हटाया जाएगा, तत्पश्चात ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा या बंदी बनाया जाएगा तथा विदेशी राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति पर जो कूटनीतिक व्यक्ति होंगे वो दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के ही मुकदमे से यहाँ पर उन्हें राहत मिलेगी। और इस अनुच्छेद 14 में तो आपने देखा कि 4 तरह के लोग यहाँ पर 14 में उल्लंघन के तौर पर या मैं कहूँ उनको कुछ राहत दी गई है अनुच्छेद 361 में। नंबर 1 विदेशी राजदूत, कूटनीतिक व्यक्ति, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन 4 लोगों के लिए तो अनुच्छेद 14 समझ में आ गया होगा आपके, मैं समझता हूँ। अब बात करता हूँ अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है देखते हैं। तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि सरकार यानी कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा। किस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो ये जो भेदभाव नहीं करेगा यानी कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर अथवा उनके धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर राज्य देश के नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात भेदभाव संबंधी रोक लगाई गई है अनुच्छेद 15 में। और इसके अंतर्गत कहा गया है कि पूर्णतः राज्य के कोष से संचालित सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, सार्वजनिक स्थल में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में यह अधिकार राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी परिवर्तनीय होगा। अर्थात इसमें यही नहीं कि राज्य ही, निजी व्यक्ति भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। निजी व्यक्ति भी सार्वजनिक जगह पर जाने से किसी को वंचित नहीं कर सकते। अर्थात यहाँ पर जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया 15(1) में कि राज्य अगर चाहता है तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश संबंधी नियम बना सकता है। तो यही कारण है आप देखते हैं कि आज देश के अंदर अनुच्छेद 15(4) में ये वर्णित है। आप लोग जब विभिन्न प्रकार की एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं तो आप देखते हैं कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, देश की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षिक रूप से पिछड़े या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ शैक्षणिक सीटें उनके लिए निर्धारित होती हैं तथा उनका गैर अनुदानित सीटें भी होती हैं। तो ये सब जो आप देखते हैं ये 15(4) में इसके लिए वर्णित किया गया, भेदभाव नहीं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ऐसा फिर क्यों किया गया? क्योंकि देश का कार्य क्या है? सबको समानता का अधिकार देना। बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए जैसे मान लीजिए एक जो पिता होता है उसकी जितनी भी संतानें हैं वह सभी संतानों को बराबर करना चाहता है। यदि कोई संतान किसी भी रूप से कमजोर है तो वह उसको अपनी तरफ से आर्थिक या विभिन्न प्रकार की मदद देता है जिससे वह अन्य संतानों की बराबरी कर सके। तो राज्य का भी यह कर्तव्य होता है, देश के शासक का भी यह कर्तव्य होता है कि वह उसकी नज़र में राज्य में या देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं वह सभी समान हैं। उसको राजधर्म का पालन करना चाहिए और इसी प्रकार से उसको लगता है कि इसके लिए आवश्यकता अधिक है तो उसको आवश्यकता के अनुसार वह अधिक सुख सुविधाएं प्रदान कर सकता है। क्यों? समानता प्रदान करने के लिए। अब अनुच्छेद 15 की बात समाप्त होती है। अनुच्छेद 15 में ये जो बात कही गई थी ये सन 2005 में देश में 93वां संशोधन किया गया था। तब शैक्षणिक संस्थाओं में सीट का निर्धारण किया गया था। अब बात करता हूं अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 16 में वर्णित है अवसर की समानता। वही अवसर की समानता किसकी समानता है? तो ये जो अवसर की समानता है वो सरकारी नियोजन में, अर्थात सरकारी नियोजन से तात्पर्य है कि सरकारी नौकरियों में प्रत्येक वर्ग को अवसर की समानता होगी। तो प्रत्येक वर्ग को अवसर की समानता से यहाँ पर तात्पर्य है कि सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। राज्य पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है उनके लिए जिनका राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। समान प्रतिनिधित्व क्यों करना है? समानता का अधिकार। तो इसमें भी अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है वो आरक्षण की व्यवस्था भी इसीलिए की गई कि जिसमें सामाजिक शैक्षणिक स्तर पर जो विभिन्न प्रकार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं
उन्हें समानता का अधिकार प्रदान किया जाए और अर्थात भारत के अंदर समस्त वर्गों को समान अवसर प्रदान किया जाए, यही इस अवसर की समानता है। इसके पश्चात सन जो है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता से तात्पर्य है छुआछूत। पहले आपने देखा होगा कि भारत में मध्यकाल में छुआछूत पनप गया, प्राचीन काल में नहीं था। आप वैदिक काल को पढ़िए, ऋग्वैदिक काल को पढ़िए, वहाँ पर वर्ग जो होते थे 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आपने वहाँ पढ़े होंगे कि वह कर्म के आधार पर होते थे, ना कि जन्म के आधार पर। इसमें उत्तर वैदिक काल में कुछ क्रिटिकल हुआ, कुछ जटिलताएं हुई और इसके बाद धीरे धीरे करके मध्यकाल में भारत में सर्वाधिक छुआछूत अस्पृश्यता का उदय हुआ। इसके विभिन्न कारण रहे होंगे, लेकिन प्राचीन काल में नहीं थे। अभी आपने देखा कि रामायण जिन लोगों ने पढ़ी होगी, देखा कि लक्ष्मण ने केवट के पैर छुए थे। राम और केवट जो कि निषाद शूद्र जाति से थे, गुरुकुल में एक ही साथ पढ़े थे। तो ऐसा कहीं नहीं है कि पहले छुआछूत थी, लेकिन मध्यकाल में विभिन्न परिस्थितियों में कैसे पनपी, इसके लिए स्वयं आप अवलोकन कर लेंगे, मैं समझता हूं। तो अस्पृश्यता छुआछूत का अंत भारत के संविधान में किया गया और इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति इसका हनन करता है तो उसके लिए, और देश में सन 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम भी देश की संसद ने बनाया था, अर्थात अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया गया था, जिसके तहत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध कहा गया था। अब इसके पश्चात अनुच्छेद 18 में अवसर की समानता में उपाधियों का अंत किया गया था। आप लोगों ने उपाधियां क्या थी? पहले अंग्रेज, दरअसल भारत में ज़्यादातर फूट डालने की जो कार्य शुरू किए थे वो अंग्रेजों ने ही किए थे। अस्पृश्यता, छुआछूत, वर्गवाद, ये सारी कहानी अंग्रेजों के समय में ही शुरू हुई थी। अब अंग्रेजों ने क्या किया था? जो उनकी चापलूसी करता था, जो उनको अच्छा लगता था, उसको विभिन्न प्रकार की उपाधियां दे दिया करते थे। जैसे आपने पढ़ा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि, महात्मा गांधी के लिए उन्होंने जो है केसर हिंद की उपाधि, आदि उपाधियां, किसी को नाइटहुड की उपाधि, किसी को राय की उपाधि, आदि उपाधियां प्रदान कर देते थे। पढ़ा होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि तथा महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो इस तरह से जो अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार की उपाधियां दे रखी थी पूरे भारत के नागरिकों को, तरह तरह से उन उपाधियों का अंत किया गया। और अनुच्छेद 18(1) के तहत इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई कि सेना और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान की गई उपाधियां प्रदान की जाएंगी, प्राप्त की गई उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इसके पश्चात सन जो है 18 की बात करता हूँ, इसकी अनुच्छेद 18 में, तो अनुच्छेद 18 में सन 1954 में जब देश के अंदर नागरिक सम्मान प्रदान करने की बात हुई, तो वो भी सन 1954 में 18(2) में रखा गया था, जिसके अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार तथा इसके अलावा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री सम्मान भी प्रदान किए गए। पता होगा आपको कि सन 1977 में जब मोरारजी देसाई सरकार बनी थी तो उन्होंने भारत रत्न पुरस्कार की समाप्त कर दी कि नहीं, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन सन 1980 में पुनः इंदिरा गांधी ने इनको प्रारंभ कर दिया था। तो फिर एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में नागरिक सम्मान अथवा भारत रत्न पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपने विश्लेषण किया समानता के अधिकार का, जो कि भारत के संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। अभी तक जिन लोगों ने साइंस एक्सीलेंट कोचिंग का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वह सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी शैक्षिक अथवा कैरियर संबंधी आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या को लिखकर भेज सकते हैं। मैं उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो नंबर नोट कर सकते हैं 9758771971।